नमस्कार स्टूडेंट्स, निशांत एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर या एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल प्रैक्टिस पेपर कवर करेंगे, जो कि टीयर 1 एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग होगा। कंप्लीट टीयर 1 के अकॉर्डिंग जो इस बार आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग एक मॉडल पेपर कवर करेंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मैं अभी प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल और निशांत एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप विजिट करिएगा। आपको इसकी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा? निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर और निशांत एकेडमी व्हाट्सएप ग्रुप पर। व्हाट्सएप ग्रुप की लिमिट ऑलरेडी रीच्ड हो चुकी है, तो आप निशांत एकेडमी व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हुए हैं उन्हें मैं बता दूं कि सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। कंप्लीट सॉल्यूशन आपको आई आइकन पर मिल जाएगी, आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। जब हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करा था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के स्टिल डाउट थे। हालांकि मैंने उस पेपर में, उस सॉल्यूशन में मैंने बताया हुआ था कि 2019 में चूंकि इसका लास्ट एग्ज़ाम हो रखा है, 2019 में इसका लास्ट पेपर हुआ था। 2019 का जो सिलेबस है वो इस बार के सिलेबस से कम्प्लीटली डिफरेंट है। बहुत सारी चीज़ें आपको 2019 में नहीं पढ़नी थी। इसके अलावा 2019 का जो पेपर था उसमें मात्र 2 स्टेजेस थे सिलेक्शन के। एक डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स था और प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू का सेक्शन था। ठीक है, इंटरव्यू था, प्रीलिम्स के बाद इंटरव्यू था। इस बार का जो पेपर है, इस बार जो एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में आपके 3 फेजेस हैं। पहला प्रीलिम्स का, इसके बाद मेंस होगा जो कि एक सब्जेक्टिव पेपर है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद ये हो जाने के बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो इस बार जो है कंपटीशन ज़्यादा भी है और इस बार जो सिलेबस आपको पढ़ना है वो एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस लास्ट ईयर, इस बार का जो आपका पेपर होगा, इस बार का जो सिलेबस होगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने एक मॉडल पेपर बनाया हुआ है ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि किस तरीके से आपको रीच आउट करना है, किस तरीके से चीज़ों को कवर करना है। इस पूरे मॉडल पेपर में जैसा कि आपका नोटिफिकेशन में मेंशन है कि 6 पार्ट्स में डिवाइड होगा टीयर 1 का पेपर। तो ये 6 पार्ट्स का पहला पार्ट हम लोग कवर करेंगे जो कि करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होगा। इसके अंदर 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 60 मार्क्स का होगा, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी हो रही है यहाँ पे? 0.50 की। ठीक है, आधा मार्क्स आपका कट जाएगा अगर आपने किसी भी क्वेश्चंस का गलत आंसर आपने दिया तो। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं पार्ट 1 विच इज़ करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। इसके अलावा जो सेकेंड पार्ट होगा, ठीक है, इस वीडियो के ये फर्स्ट पार्ट है मॉडल पेपर का। इसके अंदर हम लोग पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चंस और क्वांट के क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डीआई के क्वेश्चंस कवर करेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग बाकी जो पार्ट बच गए, टोटल 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। इसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट पार्ट होगा वहाँ पे हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस, इंग्लिश के क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक कंपाइलेशन वीडियो मिलेगी जिसके अंदर पूरा का पूरा मॉडल पेपर एक साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये जो पीडीएफ है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर का पीडीएफ, आपको ये पीडीएफ कहाँ मिलने वाला है? टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और अगर आप कोर्स के अंदर रजिस्टर्ड हैं, टीयर 1 के कोर्स या टीयर 2 के कोर्स, किसी भी कोर्स में रजिस्टर्ड है, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, पेड व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप पे इसका ये पूरा पीडीएफ शेयर हो जाएगा विद सॉल्यूशन। प्लस जो बच्चे टीयर 1 के कोर्स में रजिस्टर्ड हैं या फिर जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेज करा हुआ है, वहाँ पे ये मॉडल पेपर एज अ टेस्ट भी वे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बिना विलंब किए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 पे, जो कि है करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव द स्टेटस ऑफ स्टेट टू गोवा। ठीक है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया? आपको पता है स्टार्टिंग में जो गोवा था, ठीक है, वो एक यूटी थी, यूनियन टेरिटरी थी, विच इज द पार्ट ऑफ दमन एंड दीव। ठीक है, दमन एंड दीव के साथ, ठीक है, दमन एंड दीव के साथ गोवा एक साथ मिलकर के क्या था? एक यूनियन टेरिटरी, एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, इसे
एक अमेंडमेंट के द्वारा गोवा स्टेट का दर्जा दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन यही पूछा गया है, किस अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को स्टेट का दर्जा दिया गया। इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 56th अमेंडमेंट एक्ट। और इसके साथ साथ ये क्या था, कब लागू हुआ था, 1987 में। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 56th अमेंडमेंट एक्ट 1987 के द्वारा गोवा को एक स्टेट का दर्जा दिया गया। क्लियर हो गया। देखो इसके साथ साथ आपको कुछ ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर आप इन केस फ्यूचर में भी कोई भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करिएगा तो जो क्वेश्चन दिया गया है वही इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं जो आपको जानने ज़रूरी हैं। जैसे यहाँ पे आपको जो 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको 52nd अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है वो ये मालूम होना चाहिए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। 52nd अमेंडमेंट एक्ट किस बारे में बात करता है, तो 52nd जो अमेंडमेंट एक्ट है ये एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। जिन बच्चों को नहीं पता एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, तो पहले तो डिफेक्शन मतलब समझो, डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब होता है राजनीतिक दल बदल, ठीक है। राजनीतिक दल बदल क्या हुआ, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सांसद ऐसे होते हैं जो किसी पार्टी के द्वारा जब चुनाव लड़ रहे होते हैं, तो लड़ने के बाद जब वो पार्टी जीत जाती है तो बाद में कोई दूसरी पार्टी अगर उसे पैसे देती है, ठीक है, तो वो अपनी पार्टी छोड़ करके किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। तो इसके अगेंस्ट एक एंटी डिफेक्शन, एंटी मतलब उसे रोकने के लिए, तो एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। दिस लॉ कम्स बाय 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है, ठीक है। कब लाया गया ये, तो 1985 में। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 किस बारे में बात करता है, एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसमें कोई भी सांसद, एमपी, एमएलए अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करता है तो उस पार्टी को ज्वाइन करने के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं हो सकता, या फिर किसी दूसरी पार्टी को वोट नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसकी सीट जा सकती है, ठीक है। ये कौन सा लॉ कहता है, ये एंटी डिफेक्शन लॉ कहता है, जो किस अमेंडमेंट के अंदर आता है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा 2 और अमेंडमेंट दिए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं बता दूं। एक है मेरा 48th अमेंडमेंट एक्ट और दूसरा है मेरा 59th अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों एक्ट किसके बारे में बात करता है, ये दोनों एक्ट प्रेसिडेंट रूल के ऊपर में, जो स्टेट के ऊपर में प्रेसिडेंट रूल रखता है, प्रेसिडेंशियल रूल रखता है, उसके ऊपर में ये दोनों एक्ट बात करता है। आपको पता है कि किसी भी स्टेट में जो प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा वो एज कॉन्स्टिट्यूशन कितने मंथ के लिए लग सकता है, तो 6 मंथ के लिए लगता है। 48th अमेंडमेंट एक्ट जब लागू हुआ था तो इसमें ये जो प्रेसिडेंशियल रूल है, ठीक है, ये 6 मंथ से बढ़ा करके कितना कर दिया गया था, 1 साल। किस स्टेट के लिए किया गया था, तो पंजाब स्टेट के लिए किया गया था। बाद में 59th अमेंडमेंट एक्ट में क्या करा गया, इस 1 साल को एक्सटेंड करके 3 साल कर दिया गया, ठीक है। अगेन किस स्टेट के लिए, तो पंजाब स्टेट के लिए किया गया। बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा नहीं गया है, आप ध्यान में रख सकते हो वैसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ डिड्यूसेस द एक्सप्रेशन ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज है, ठीक है। मान लेते हैं 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्ज कौन कौन से हैं। ये पहला चार्ज है, चार्ज हमें नहीं पता तो पॉजिटिव भी हो सकता है ये, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। और दूसरा जो पॉइंट चार्ज है वो भी पॉजिटिव भी हो सकता है या फिर नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, सॉरी, इनके बीच का जो फोर्स है, ठीक है, उस फोर्स का एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि उस फोर्स का एक्सप्रेशन किस लॉ के द्वारा डिड्यूस करा गया है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ के द्वारा ये 2 स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के बीच का जो फोर्स काम करता है, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होता है, ये फोर्स से रिलेटेड जो एक्सप्रेशन दिया गया है वो किस लॉ के द्वारा दिया गया है, कूलम्ब्स लॉ के द्वारा दिया गया है। कूलम्ब्स लॉ एक्चुअली में क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर 2 पॉइंट चार्ज वैक्यूम या फ्री स्पेस पे लाई कर रहे हैं या एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं, मान लेते हैं कि पहला वाला जो पॉइंट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना है, m1,
और दूसरा वाला जो पॉइंट चार्ज है इसका मैग्नीट्यूड कितना है m2, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज और ये दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है d। तो इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, जिसे अगर हम लोग F से डिनोट करें, इन दोनों चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 होगा। वहीं जो सेकंड एक्सप्रेशन कूलम्ब्स ने दिया था वो कहा था कि जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, 1/d² का, ठीक है। 1/d² का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसे आप ऐसे भी कह सकते हो, जो दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल और साथ में 1/, ठीक है। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को डिनोट करने का तरीका है, जबकि प्रोपोर्शनल जब भी होता है कोई भी चीज़ तो वहाँ पे क्या होगा, सिर्फ प्रोपोर्शनल का साइन आता है, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों जो एक्सप्रेशन है, इन दोनों एक्सप्रेशन को अगर आप मिला दोगे तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, m1 इंटू m2 का, और डिवाइड बाई कितना होगा, d², ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। क्लियर हो गया। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्या है पहला ऑप्शन, लेंज लॉ। लेंज लॉ किस बारे में बात करता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में एक लॉ दिया गया था जिसका नाम था मेरा लेंज लॉ। गॉस लॉ जो है, गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर में बात करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर में गॉस लॉ बात करता है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कहता है कि अगर एक कंडक्टर है, ठीक है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब वायर हो सकता है, तो इस वायर का जो दो पॉइंट होगा, दो छोर होगा, एक पहला पॉइंट एक दूसरा पॉइंट, तो इसके बीच में क्या होगा, हमेशा एक पोटेंशियल डिफरेंस काम करेगा। सपोज करिए वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V, ठीक है। जब आप इस वायर को किसी बैटरी से कनेक्ट करोगे तो इससे क्या पास करेगा, करंट पास करेगा, करंट फ्लो करेगा। मान लेते हैं ये करंट कितना है, I। तो कह रहा है कि बाकी का अगर बाकी के और जो फैक्टर्स होंगे, जो फिजिकल कंडीशंस हैं, अगर उसे हम लोग कांस्टेंट समझ लें या कांस्टेंट मान लें, तो इस केसेस में हमें जो मिलेगा वो मिलेगा V प्रोपोर्शनल टू I। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। प्रोपोर्शनल के साइन को जब भी हम लोग हटाते हैं तो क्या आता है, एक इक्वल का साइन आता है और इसके साथ साथ एक कांस्टेंट आता है। ओम्स ने क्या कांस्टेंट लिया था, R, ठीक है। तो इससे जो एक्सप्रेशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, V इक्वल्स टू IR, ठीक है, V इक्वल्स टू IR। ये ओम्स का क्या है, लॉ है। व्हाट इज R, R इज ए कांस्टेंट विच इज नोन एज रेसिस्टेंस, ठीक है। R क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। फिजिक्स में मैंने कवर भी करवाया होगा आपको, जब इलेक्ट्रिसिटी मैंने कवर करवाया है यहाँ पे आपके कोर्स में, तो वहाँ पे ओम्स लॉ मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। क्लियर हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तीसरा नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि इतना सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि इंपॉर्टेंट सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो और इसी तरीके से आपको भी आपका पेपर, अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो तरीका यही है करने का। कैसे करेंगे उसे, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को पूरा खोल करके समझना है, तब जा करके आपका पेपर क्लियर होगा, ठीक है। तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश वर्ड्स इज द नेम भांगड़ा, ठीक है। जो भांगड़ा वर्ड है डिराइव्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ भांगड़ा डांस, ठीक है। भांगड़ा डांस में जो भांगड़ा वर्ड है वो कौन से इंग्लिश वर्ड से जो है निकला है, लिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, रिदम, ठीक है। रिदम, ताल, रिदम से जो है एक वर्ड निकला, रिदम इंग्लिश वर्ड हो गया, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, भांगड़ा कहेंगे। भांगड़ा का मतलब क्या हो गया, ताल, रिदम, एक तरह का सिनोनिम हो गया, आप यहाँ पे समझ सकते हो, ठीक है। तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं था, ठीक है। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। चौथा नंबर का क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, चौथा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्वार्फ प्लैनेट्स लाइज इन द मेन एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। आपको यहाँ पे पहले पता होना चाहिए कि एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट क्या होता है, एस्टेरॉयड मालूम है आपको,
ठीक है, एस्टेरॉयड उल्कापिंड, ठीक है। तो एस्टेरॉयड बेल्ट जो है, जो मेन एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स यानी कि मंगल, ठीक है, और जुपिटर यानी कि बृहस्पति, ठीक है। मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्टेरॉयड की बेल्ट पाई जाती है, ठीक है। इस एस्टेरॉयड बेल्ट में एक ड्वार्फ प्लैनेट लाई करता है, उसका नाम पूछा गया है आपसे। देखो, जब साइंटिस्ट ने जब रिसर्च करा तो उन्हें दिखा, ठीक है, जब उन्होंने रिसर्च करा तो उन्होंने दिखा कि मार्स और जुपिटर के बीच में जितने भी एस्टेरॉयड हैं, इन एस्टेरॉयड में एक एस्टेरॉयड काफ़ी बड़ा साइज़ का है, ठीक है, बहुत बड़ा साइज़ का है, और वहाँ पे कुछ प्लैनेट के कैरेक्टर्स भी मिले हैं उन्हें। तो इसीलिए उस प्लैनेट को उन्होंने उस एस्टेरॉयड को साइंटिस्ट ने क्या कहा, ड्वार्फ प्लैनेट, और इसका नाम क्या है, सेरेस, ठीक है, CERES, सेरेस। तो सेरेस एक ड्वार्फ प्लैनेट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उस एस्टेरॉयड बेल्ट पे लाई करता है। क्लियर हो गया। 5वां नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवोल्यूशनरीज वॉज अरेस्टेड बाय द ब्रिटिश एज एन एक्यूज इन अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। एक है मेरा कनाई लाल दत्ता या कन्ने लाल दत्ता, ठीक है, या इंग्लिश में कनाई आपको लग रहा है, हिंदी में कन्ने लाल, ठीक है। अब देख लेना जो प्रोनाउंसिएशन सही होगा। हम लोग तो नॉर्मली कनाई लाल बोलते थे, ठीक है। तो कनाई लाल दत्ता या दत्त। दूसरा है मेरा राजेंद्र लहरी, ठीक है। तीसरा है मेरा शोहन सिंह, और चौथा है मेरा अशफाक उल्ला खान, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। सबसे पहले देखो, इस क्वेश्चन का आंसर आप तभी दे पाओगे जब आपको केस पता होगा। ये बहुत डीप क्वेश्चन है, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। आपको अलीपुर बॉम्ब केस बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। अलीपुर बॉम्ब केस या अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस ये था क्या? तो कुछ इंडियंस थे, ठीक है। इसमें से मेन मैं नाम बता दे रहा हूँ। एक का नाम है मेरा अरविंदो घोष, दूसरा का नाम है मेरा बरिंद्र कुमार घोष, तीसरा का नाम है मेरा उपेंद्र नाथ बनर्जी, इसके अलावा हेमचंद्र दास और सत्येंद्र नाथ बोस। मैंने 5 लोगों का नाम लिया है, ठीक है। पहला जो है वो कौन है? अरविंदो घोष। दूसरा है मेरा बरिंद्र कुमार घोष, तीसरा है मेरा उपेंद्र नाथ बनर्जी, चौथा है मेरा हेमचंद्र दास, और 5वां है मेरा सत्येंद्र नाथ बोस। इन 5 ने मिलकर, ठीक है, अलीपुर का जो जज था उस समय, ठीक है, क्या नाम था उसका? किंग्सफोर्ड नाम था। तो किंग्सफोर्ड का जो कैरिज था, जो कार्ट था जिससे वो उस समय जो है ट्रैवल करने के लिए जो यूज़ किया जाता था, उस कैरेज पे इन लोगों ने बम फेंकना चाहा, लेकिन गलती से बाई मिस्टेक ये बम उनके कैरेज पे ना जा करके जो 2 महिला, ब्रिटिश महिला का कैरेज था, ठीक है, उसके ऊपर में जा कर के गिरता है, और दोनों जो ब्रिटिश महिलाएं हैं उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है, ठीक है। इस पूरे केस में सत्येंद्र नाथ बोस के साथ, ठीक है, एक और पर्सन को गिरफ्तार किया जाता है जिसका नाम था कनाई लाल दत्ता, ठीक है, कनाई लाल दत्ता या कन्ने लाल दत्ता, ठीक है। अब इन पे जो है जो अलीपुर बॉम्ब केस का तो इस पे केस तो चलता ही है, इसके अलावा एक केस और चलता है। उस टाइम पीरियड में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुप्तचर होते थे कुछ इंडियन जो लोग थे, जो लालची किस्म के होते थे, वो क्या करते थे, वे इंडियंस जो रिवोल्यूशनरीज लीडर्स हैं उनके साथ रहते थे और उनकी खबरें जो है ब्रिटिशर्स को जा कर के देते थे। तो उसमें एक का नाम था नरेन गोस्वामी, ठीक है। तो कनाई लाल दत्ता और सत्येंद्र नाथ बोस ने मिलकर के नरेन गोस्वामी की मर्डर कर दी थी, उसकी हत्या कर दी थी। तो इसके केस में भी कनाई लाल दत्ता को अरेस्ट करा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको 5 नाम बताए हैं उनमें जो कनाई लाल दत्ता ही है जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग कनाई लाल दत्ता जो है वो क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया 5वां नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 6ठा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ मुगल एम्परर बाबर? मुगल एम्परर बाबर का पहला नाम क्या था? आप देखो मुगल एम्परर बाबर, बाबर का अगर आपको पूरा नाम पता होगा तो बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन जो है यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो जहीरुद्दीन इसका फर्स्ट नेम था। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन 7वां नंबर का क्वेश्चन, व्हाट वाज द एज इन ईयर ऑफ द रिवोल्यूशनरी भगत सिंह व्हेन ही वाज हैंग टिल डेथ? यहाँ पे क्वेश्चन ये कह रहा है कि भगत सिंह की आयु क्या थी, भगत सिंह की उम्र क्या थी जब उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ठीक है, जब उसे फांसी पे लटकाया गया था तो उनकी उम्र क्या थी?
ठीक है। देखो इसका जो है, देखो अकेले भगत सिंह नहीं थे, भगत सिंह के साथ राजगुरु भी थे और सुखदेव भी थे। ठीक है, एक तो थे भगत सिंह, एक था सुखदेव और एक था मेरा राजगुरु। ठीक है, राजगुरु। तो भगत सिंह और राजगुरु की एज उस समय कितनी थी? 23 और सुखदेव की एज कितनी थी? 22। ठीक है, एक बार क्वेश्चन ये भी बना हुआ है कि जो भगत सिंह वाला जो केस है, ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों में सबसे कम उम्र में किसे फांसी दी गई थी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? सुखदेव होगा। सुखदेव 22 साल के थे, बाकी दोनों जो है 23 साल के थे। केस क्या था? केस समझते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23 साल, 23rd ईयर। ठीक है, केस समझते हैं, केस क्या है। तो केस जो है आपको साइमन कमीशन से समझ में आएगा। साइमन कमीशन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा, जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय साइमन कमीशन में क्या था कि एक भी मेंबर साइमन कमीशन के इंडियंस नहीं थे, जिसके कारण जो आईएनसी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, इसने क्या करा था? साइमन कमीशन का विरोध करा था। और साइमन कमीशन के विरोध में जब साइमन और उसके टीम मेंबर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने इनका स्वागत काले झंडे दिखा करके किया। ठीक है, और प्रोटेस्ट करके जो है साइमन का जो है स्वागत करा भारतीय लीडर्स ने। इस पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से आग बबूला हो गई और प्रोटेस्ट करने वालों पे लाठी चार्ज का ऑर्डर दे दिया गया। ठीक है, इस लाठी चार्ज में उस समय आईएनसी के लीडर थे, मतलब बहुत सारे लीडर्स थे। उन मेन लीडर्स में एक लीडर्स थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय बुरी तरह जख्मी होते हैं इस लाठी चार्ज में और कुछ दिनों में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए 3 लोग खड़े होते हैं। ठीक है, इवन 4-5, मतलब पूरा एक टीम था। इस टीम में कुछ लोग जो है मतलब एकदम सामने से जो है अटैक करते हैं, जिसमें एक तो होता है मेरा भगत सिंह, एक है मेरा राजगुरु, एक है सुखदेव और इनके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद। तो लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आज़ाद ने 17 दिसंबर 1928 को, कब? 17 दिसंबर 1928 को एक ब्रिटिश ऑफिसर था जिसका नाम था जॉन सॉन्डर। तो जॉन सॉन्डर को इन तीनों मिल करके क्या करते हैं? गोली मार देते हैं। ठीक है, इसके बाद मतलब ये इंसिडेंट हो जाने के बाद भी भगत सिंह रुकता नहीं है। भगत सिंह जो है बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर के 8 अप्रैल 1929 को, कब? 8 अप्रैल 1929 को जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उस असेंबली में जाकर के ये बम फेंक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो बाद में इसके बाद जो है एक लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस का मुकदमा चलता है और इस मुकदमे के तहत, ठीक है, कुछ लोगों को गिरफ्तार करने का ऑर्डर पास होता है, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त सब होते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो खुद को गोली मार देते हैं। बाकी इसके अलावा जो बाकी लोग हैं, भगत सिंह हो गया, राजगुरु हो गया, सुखदेव हो गया, इन्हें पकड़ लिया जाता है। ठीक है, जब मुकदमा चलता है तो मुकदमे के दौरान जो है भगत सिंह, मतलब इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। सज़ा कब दी जाती है ये भी इम्पॉर्टेंट है और कब इन्हें फांसी पे चढ़ाया जाता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 7 अक्टूबर 1930 को इन तीनों को फांसी की सज़ा जज के द्वारा सुनाई जाती है और 23 मार्च 1931 को, ठीक है, कब? 23 मार्च 1931 में इन तीनों को फांसी होती है। ठीक है, फांसी के समय भगत सिंह की एज होती है 23 साल, सुखदेव की एज होती है मेरी 22 साल। ठीक है, सॉरी, राजगुरु की एज होती है, ठीक है, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पे भगत सिंह और सुखदेव इन दोनों की 23 साल होती है। राजगुरु की एज कितनी होती है? 22 साल। ठीक है, राजगुरु की एज कितनी होती है? 22 साल। ठीक है, सुखदेव और भगत सिंह ये दोनों 23 साल के होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इनमें से कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक्स है परमानेंट टिश्यू का। ठीक है, परमानेंट टिश्यू के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे परमानेंट टिश्यू में ज़्यादातर टिश्यू क्या होते हैं? डेड। ठीक है, डेड टिश्यू होते हैं, डेड होता है। तो डेड है तो ये डिवीज़न भी नहीं करेगा, तो ये लोग नॉन डिवाइड सेल्स होते हैं। ठीक है, नॉन डिवाइड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये टिश्यू कैसे होंगे? नॉन डिवाइड सेल का कलेक्शन होगा। इसके अलावा जो परमानेंट टिश्यू होता है, अब चूंकि ये लोग डिवीज़न में पार्टिसिपेट नहीं करते, डेड होते हैं, तो इनके अंदर ह्यूमिडिटी कम पाई जाती है, जो नम्रता होती है वो कम होती है, जिसके कारण ये जो सेल होंगे ये सारे सेल्स श्रिंक करने लगते हैं
और इनके बीच का जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। इंटरसेलुलर स्पेस जो है इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला वाला है ऑप्शन है सेल डिवाइड रिपीटेडली, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू का करेक्टर नहीं है। ये किस टिश्यू का करेक्टर है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एब्सेंट। इनऑर्गेनिक इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन का मतलब होता है जो भी मटेरियल है, ठीक है। कैसा मटेरियल होना चाहिए? इनऑर्गेनिक, मतलब जो नॉन लिविंग में जनरली मिलता है ऐसा मटेरियल। तो ऐसा मटेरियल क्या परमानेंट टिश्यू में नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो जो नॉन लिविंग वाला जो कैरेक्टर होगा वो नॉन लिविंग में पाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टर है, ठीक है, मतलब इनऑर्गेनिक इंक्लूजन आर एब्सेंट, ये आपको मेरिस्टेमेटिक में भी देखने को मिलता है और परमानेंट में भी देखने को मिलता है, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी में देखने को मिलेगा, ठीक है। जो तीसरा वाला है वो है इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। इंटरसेलुलर स्पेस जो है अभी मैंने देखा कि वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि चौथा ऑप्शन यहाँ पे कह रहा है वैक्यूल्स आर एब्सेंट। अब देखो वैक्यूल्स जो है वो टिश्यू में नहीं पाया जाता, ये किस में पाया जाता है? सेल में पाया जाता है। तो यहाँ टिश्यू की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो चौथा वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर हो गया आपको? डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन खाली है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो अपने सारे डाउट्स। कोर्सेज के ऊपर में बात कर लेते हैं। सीबीएसई असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का टियर 1 और टियर 2 दोनों कोर्सेज निशांति अकेडमी के एप्लीकेशन पे और निशांति अकेडमी की वेबसाइट nishantiacademy.com साइट जो है उन दोनों जगहों पे अवेलेबल है। आप इस एप्लीकेशन को अगर आप iOS डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो भी जा करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। iOS यूज़र्स क्या करेंगे? सिंपल है, एपेक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, ठीक है। जो iOS यूज़र हैं उन्हें क्या करना है? एपेक्स APPX, ठीक है, एपेक्स एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। और जब आप लॉगिन करिएगा तो उस लॉगिन करते समय आपको ORG कोड आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ORG कोड आपसे पूछा जाएगा। ये जो ORG कोड है वो कौन सा कोड होगा? 4782120, ठीक है। आपको इस कोड को यूज़ करना है, तब जा कर के आपको निशांति अकेडमी एप्लीकेशन आपको वहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं या फिर अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो उस केसेस में आपको सिंपली निशांति अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए या nishantiacademy.com साइट पर विजिट करिए, आपको ये दोनों कोर्सेज दिख जाएगा, ठीक है। टियर 1 कोर्स की ऐसे प्राइस 1000 रुपीज़ है, लेकिन आप इस पर कुछ दिनों के लिए जो है आपको समर 25 का कूपन कोड आपको मिल रहा है। अगर आप इस कूपन कोड को यूज़ करिएगा तो आपको 25% और कम प्राइस पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा, मतलब 25% और कम हो जाएगा, 700 समथिंग आपका पड़ेगा, ठीक है। जो बच्चे टियर 2 लेना चाहते हैं सेम आप 25% डिस्काउंट वाला कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं आप यहाँ पे। लेकिन अगर आप टियर 1 और टियर 2 दोनों ले रहे हैं तो टियर 1 लेने के बाद अगर आप टियर 2 लीजिएगा तो आपको 40% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा। और इसके लिए जो कूपन कोड है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप, जो व्हाट्सएप बनाया गया है आपको टियर 1 का, ठीक है, या फिर निशांति अकेडमी का जो व्हाट्सएप नंबर है आप उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए कि मैंने टियर 1 का कोर्स परचेज़ करा हुआ है, मुझे टियर 2 के लिए स्पेशल डिस्काउंट चाहिए, तो आपको 40% वाला कूपन कोड आपको वहाँ पे जो है एक्सेस करने के लिए आपको दे दिया जाएगा। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये हमें बताना है। पहला स्टेटमेंट है कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया। बहुत सिंपल है, कर्नाटका के अंदर कॉफ़ी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये एक फैक्ट है, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही हो गया। अराबिका इज़ अ वेराइटी ऑफ कॉफ़ी, ये भी सही है। जो अराबिका जो है वो क्या है? कॉफ़ी की एक वेराइटी है, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा जो है वो है द अराबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉड फ्रॉम मैक्सिको इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है, ब्रॉड फ्रॉम मैक्सिको, ठीक है। देखो अराबिका जो वेराइटी है कॉफ़ी की ये मैक्सिको से नहीं लाया गया था, ठीक है। कहाँ से लाया गया था? यमन से लाया गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यमन, YAMEN, ठीक है, यमन, यमन से मंगाया गया था। किसके द्वारा मंगाया था? तो एक संत थे 17वीं सेंचुरी में इंडिया के जिसका नाम था बाबा बुदेन, ठीक है। बाबा बुदेन के द्वारा इसे इंट्रोड्यूस करा गया था, बाबा बुदेन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। तो बाबा बुदेन के द्वारा अरेबिका कॉफ़ी को इंट्रोड्यूस करा गया था इंडिया में। कहाँ से लाया गया था अरेबिका कॉफ़ी को? तो यमन से मंगाया गया। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो गया, तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन 1 और 2, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे?
चौथा वाला ऑप्शन, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड द उपरकोट बुद्धिस्ट केव। ठीक है, अपरकोट बुद्धिस्ट केव जो है वो कौन सी सिटी, गुजरात की कौन सी सिटी में हम लोग को मिलेगी। ठीक है, सिंपल। ठीक है, इन विच सिटी ऑफ गुजरात विल यू फाइंड द अपरकोट बुद्धिस्ट केव। आपको यहाँ पे भावनगर पहला ऑप्शन है, वडोदरा दूसरा ऑप्शन है, जूनागढ़ तीसरा ऑप्शन है और आनंद जो है चौथा ऑप्शन है। राइट आंसर क्या है इसका, जूनागढ़। ठीक है, गुजरात के अंदर में आप देखो ये जो अपरकोट बुद्धिस्ट केव है, ठीक है, एक्चुअल में अपरकोट है क्या, अपरकोट एक फोर्ट का नाम है। ठीक है, अपरकोट क्या है, एक फोर्ट है, एक किला है। ये किला कहाँ पर है, जूनागढ़ में, गुजरात के जूनागढ़ में, और इसी में बुद्धिस्ट एक केव मिला हुआ है। ठीक है, तो अपरकोट फोर्ट जो है वो कहाँ पे है, जूनागढ़ में, या अपरकोट बुद्धिस्ट केव कहाँ पे है, जूनागढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि कैमेलिया सिनेसिस इज अ प्लांट दैट प्रोड्यूसेस। ठीक है, एकदम साफ साफ पता चल रहा है कैमेलिया सिनेसिस जो है वो क्या है, एक साइंटिफिक नेम है। किसका साइंटिफिक नेम है, तो टी का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, किसका साइंटिफिक नेम हो गया, टी का साइंटिफिक नेम हो गया, क्या है, कैमेलिया सिनेसिस। ठीक है, कैमेलिया सिनेसिस जो है वो क्या है, टी का साइंटिफिक नेम है। साइंटिफिक नेम आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मेनली मिल जाता है। ठीक है, कंपटीशन टफ हुआ तो अच्छे अच्छे आपको साइंटिफिक नेम देखने को मिलेंगे। तो साइंटिफिक नेम कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको उसकी लिस्ट दे दूंगा, आपको वो लर्न करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है कॉफ़ी। कॉफ़ी का अगर आपसे साइंटिफिक नेम पूछ ले कि कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ठीक है, कॉफ़िया अरेबिका, ARABICA। तो अरेबिका जो है एक टाइप है कॉफ़ी का, तो उसका साइंटिफिक मतलब जो अरेबिका टाइप ऑफ कॉफ़ी है उसका साइंटिफिक नेम है कॉफ़िया अरेबिका, और दूसरा का नाम है कॉफ़िया COFFEA, कॉफ़िया सेनेफोरा, CANEFORA। ठीक है, कॉफ़िया सेनेफोरा। अगर आपसे पूछ ले कि जूट का साइंटिफिक नेम बताओ, तो जूट का साइंटिफिक नेम क्या है, कॉर्कोरस कैप्सुलरीज। ठीक है, कैप्सुलरीज, कॉर्कोरस कैप्सुलरीज जो है ये जूट का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, 12 नंबर का क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड द ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया। ठीक है, गवर्नमेंट ओन्ड मतलब गवर्नमेंट की है और सबसे पुरानी ओल्ड माइन है इंडिया में, आपको उसका नाम बताना है। पहला जो है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। ठीक है, माफ़ करना यहाँ पे जो है चीज़ें सब मिल गई हैं आपस में। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से गैप होगा। ठीक है, पहला वाला है नवेली, दूसरा वाला है सिंगनेरी, तीसरा वाला है मेरा कोल इंडिया लिमिटेड, और चौथा ऑप्शन है मेरा महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड जो है ये बाद में आया था। सबसे पहला जो है वो है मेरा सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड। ये कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है। तो तेलंगाना के अंदर जो सिंगरेनी कोयलरीज कंपनी लिमिटेड है ये भारत की सबसे पुरानी कोल माइनिंग कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन, 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की एक इम्पॉर्टेंट रिवर है जिसका नाम है मेरा बराक रिवर। इसकी कुछ ट्रिब्यूटरीज़ हैं जैसे कि जीरी, धलेश्वरी, सिंगला, ठीक है, लोंगाई, ये सब क्या है, ये सब बराक रिवर की ट्रिब्यूटरीज़ है। आपको यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, धलेश्वरी, तो धलेश्वरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 14 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ यूज व्हेन पीपल सफ़र फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, इनडाइजेशन ऑफ फूड, जब अनपच फील होता है, जब भोजन जो है पचता नहीं है, अनपच सा लगने लगता है, तो उस समय मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ करा जाता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है क्या, इसका नेचर क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, आप इनो जब पीते हो, इनो में क्या मिला होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। कैसा नेचर होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, मिल्ड बेस होता है, हल्का बेस होता है। ठीक है, ताकि जो एसिडिटी हो रखी है वो क्या हो जाए, वो ख़त्म हो जाए, उसे न्यूट्रल कर देता है ये। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हल्का बेस, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का आपसे अगर एग्जाम्पल पूछ ले तो इनो जो आप पीते हैं, ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है, इनमें से कौन सा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो पहला है मेरा सिल्वर एंड कॉपर, और पहला ऑप्शन ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सिल्वर और कॉपर, यही दोनों जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है, अगर सॉलिड कंडक्टर की बात हो रही है तो, ठीक है। मरकरी जो है वो एक लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। सिल्वर और लेड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, यहाँ पे आपको लेड और मरकरी दिख रहा है, तो चूंकि लेड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है। अगर आपसे लेड का स्टेट पूछ ले कि लेड जो होता है, जो कांच होता है, जो शीशा होता है, वो कौन से स्टेट में मिलता है, ठीक है, कौन सा स्टेट होता है, तो बहुत सारे बच्चे इसका जवाब देंगे कि सॉलिड स्टेट, जबकि ये गलत है, ठीक है। लेड जो है वो हमेशा फ्लूइड स्टेट में पाया जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल स्टेट है कांच का वो क्या है, फ्लूइड स्टेट है, ठीक है, ये फ्लो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन। 16 नंबर का क्वेश्चन मुझसे कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट, ठीक है। स्टार्च कहाँ पाया जाता है, तो स्टार्च जो है वो एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो कि प्लांट में पाया जाता है। ग्लाइकोजन अगेन एक कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो कहाँ पे पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन प्लांट सेल, गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्लाइकोजन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्लांट सेल, ठीक है। बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन आर फाउंड इन एनिमल सेल, स्टार्च जो है वो एनिमल सेल का पार्ट नहीं है। तीसरा है स्टार्च इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल एंड ग्लाइकोजन इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो तीसरा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 17 नंबर का क्वेश्चन है, डिफिशियंसी ऑफ आयरन कॉजेज, जो आयरन की जो कमी होती है वो किसका, कौन सी बीमारी का कारण होती है, ठीक है। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया नामक बीमारी होती है, एनीमिया का रोग होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ईजी है, बहुत बार पेपर में भी पूछा गया है। स्कर्वी जो है ये किसकी कमी से होती है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चौथा वाला ऑप्शन क्या है, कॉलेरा। कॉलेरा किससे होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा जो है कॉलेरा नामक बीमारी होती है। बैक्टीरिया का नाम क्या है, वाइब्रो कॉलेरी, ठीक है। 18 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, 18th नंबर का क्वेश्चन। 18th नंबर का क्वेश्चन है, द डच वर डिफीटेड बाई मार्तंडवर्मा ऑफ त्रवणकोर। त्रवणकोर जो किंगडम है उसके साथ जो है जब डच इंडिया आए थे तो उनका जो है त्रवणकोर के किंग के साथ एक बैटल हुआ था, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है कोलाचेल, ठीक है, याद रखना कोलाचेल, ये नहीं है, कोलाचेल बैटल, ठीक है। कौन सा बैटल हुआ था, बैटल ऑफ कोलाचेल, किसके बीच में, तो त्रवणकोर किंगडम के जो राजा थे, ठीक है, मार्तंड वर्मा का डच के साथ एक बैटल हुआ था जिसमें डच की हार हुई थी, ठीक है। ये जो बैटल हुआ था उस बैटल का नाम क्या है, तो कोलाचेल बैटल, ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है, ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द एंशियंट माहिष्मती लोकेटेड। बाहुबली आप लोगों ने देखी होगी, तो माहिष्मती साम्राज्य ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे माहिष्मती साम्राज्य जो है वो बसा हुआ था। माहिष्मती के बारे में कौन कौन से बुक्स में मेंशन करा गया है ये भी पूछ सकता है, तो रामायण और महाभारत इन दोनों पे, ठीक है, रामायण और महाभारत इन दोनों में माहिष्मती साम्राज्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट 20 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ शेड्यूल एंड कंटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपको यहाँ पे मैच करना है कि फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग चीज़ें सही हैं कि नहीं, सेकंड शेड्यूल सेकंड नहीं है, थर्ड शेड्यूल है, फिफ्थ शेड्यूल है, नाइन्थ शेड्यूल है। देखो फर्स्ट शेड्यूल जो है वो किस बारे में बात करता है, तो फर्स्ट शेड्यूल स्टेट एंड यूटी के बारे में बात करता है, तो ओथ एंड अफर्मेशन जो है ये फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट नहीं होगा। फर्स्ट शेड्यूल का पार्ट क्या है, यहाँ पे स्टेट एंड यूटी के बारे में ये बताता है, ठीक है, स्टेट एंड यूटी के बारे में जो है फर्स्ट शेड्यूल बताता है। थर्ड शेड्यूल जो है वो किस बारे में बात करेगा, थर्ड शेड्यूल जो है
वो ओथ एंड अफर्मेशन के ऊपर में बात करता है। एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, ये किस शेड्यूल में आता है? ये मेरा 4th शेड्यूल में आता है, ठीक है, 4th शेड्यूल में आता है। 5th शेड्यूल जो है वो किस बारे में बात करता है? जो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में बात करता है। जो तीसरा वाला जो मतलब ऑप्शन है 5th शेड्यूल है, वो यहाँ पे करेक्टली मैच हुआ है। 9th शेड्यूल जो है वो प्रोविज़न रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ इन, ठीक है, इन बी नहीं होगा यहाँ पे, इन सर्टेन स्टेट, ठीक है, कुछ स्टेट्स हैं स्पेशल स्टेट्स, ठीक है, कौन कौन से स्टेट, जैसे मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, ठीक है, तो इन सब के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर में 6th शेड्यूल बात करता है, 6वां शेड्यूल, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? मेरा तीसरा वाला ऑप्शन, जो कि है मेरा 5th शेड्यूल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 21 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशियन करंट। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो ओशियन करंट यानी कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित नहीं करता है? पहला ऑप्शन है हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी के द्वारा जो है गर्म होने की वजह से महासागरीय धाराएं प्रभावित होती है, ये सही है। दूसरा है हवा के द्वारा महासागरीय धाराएं जो है वो बहती हैं, ये भी सही है। ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, ये जो है ये आपका टाइड का कारण होता है, ठीक है, ज्वार एंड भाटा का मेजर कारण होता है। ओशियन करंट में यहाँ पे इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? द एटमोस्फेयर ऑफ प्लेनेट वेनस, ठीक है, वेनस शुक्र ग्रह, ठीक है, इज मेड अप ऑफ थिक एंड येलोइश क्लाउड ऑफ, ठीक है, जो वेनस के चारों तरफ जो थिक क्लाउड है वो किस चीज़ का क्लाउड है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है मेरा? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये क्लाउड है, उसकी सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से एक येलोइश क्लाउड बना हुआ है वेनस के चारों ओर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैव बीन अपॉइंटेड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ठीक है, अभी वर्तमान समय में भारत के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो कौन बने? यहाँ से करंट अफेयर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है मेरा? सुखबीर सिंह संधू और गणेश कुमार, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 24 नंबर का क्वेश्चन, 24 नंबर का क्वेश्चन। 24 नंबर का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती, ठीक है, प्रसार भारती के नए चेयरमैन कौन है? ठीक है, ये मुझसे पूछा गया है, ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नवनीत कुमार सहगल, सुखबीर सिंह साधु, गणेश कुमार और प्रभा वर्मा, ठीक है। जो पहला वाला ऑप्शन है नवनीत कुमार सहगल, ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, वो है व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक ऑन द इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, ठीक है। IPP इंडेक्स 2024 में इंडिया का रैंक कितना है? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है? 42 रैंक, ठीक है, 42वां रैंक है इंडिया का IPP इंडेक्स 2024 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है 26 नंबर, ठीक है। अब चूंकि ये करंट अफेयर का सेक्शन है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि करंट अफेयर से रिलेटेड भी वीडियोस कुछ ही दिनों में स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पे आपका पूरा Tier 1 और Tier 2 से रिलेटेड जो करंट अफेयर होगा वो डेडिकेशन के साथ हम लोग कवर करेंगे। और जो इसका जो सोर्स होगा वो होगा प्रतियोगिता दर्पण। आपको PD का जो कंपाइलेशन है अलग अलग टाइप का, अलग अलग टॉपिक बेस्ड, जैसे नेशनल न्यूज़ हो गया, इंटरनेशनल न्यूज़ हो गया, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स हैं, इन सबको हम लोग टॉपिक वाइज जो है कवर करेंगे वीडियो के फॉर्मेट में भी, और आपको इसकी PDF निशांति एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। सो 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक ऑन द UNDP's ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024, ठीक है। UNDP का जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें इंडिया का रैंक कितना है? इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा 134, 134वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन है। 27 नंबर का क्वेश्चन हमें कह रहा है, 27 नंबर का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द PV नरसिम्हा राव
मेमोरियल अवार्ड रिसेंटली रतन टाटा को ये अवार्ड मिला हुआ है। तो जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि प्रभा वर्मा हैज़ बीन चूजन फॉर दी 33rd सरस्वती सम्मान 2023 फॉर हिज वर्स नोवेल डैश। ठीक है, किस नॉवेल के कारण प्रभा वर्मा को अभी 33वां जो है सरस्वती सम्मान 2023 का से सम्मानित करा गया। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है मेरा रुद्र सात्विकम। ठीक है, रुद्र सात्विकम जो है एक उपन्यास है, एक नॉवल है जो प्रभा वर्मा के द्वारा लिखा गया है, और इस नॉवल के कारण इन्हें सरस्वती सम्मान जो 33rd नंबर का है, 33वें नंबर का जो सरस्वती सम्मान है उसके द्वारा सम्मानित करा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि क्लोरोफिल का कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सब आपको क्लोरोफिल में मिलेगा। ठीक है, मैग्नीशियम तो मिलता ही है, आपने पढ़ा भी होगा। कैल्शियम जो है वो क्लोरोफिल का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा होगा, कैल्शियम। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 30वें नंबर का क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पॉल्यूशन ऑफ एयर इज। ठीक है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन कॉज है पॉल्यूशन का वो कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और स्मोक। बहुत सारे बच्चे कार्बन मोनोऑक्साइड को मार्क करते हैं हमेशा। ठीक है, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड की ये जो है कॉमन कॉज है एयर के पॉल्यूशन का। ठीक है, तो ये 30 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने इस वीडियो में कवर करा। ठीक है, इसी तरीके से जो नेक्स्ट पार्ट होगा जो आपको अगले दिन मिलेगा, ठीक है, उसमें हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, क्वांट और रीजनिंग के क्वेश्चन। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसके अंदर हम लोग बाकी के जो पार्ट्स बचे हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर, उसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और इस तरीके से जो पहला मॉडल पेपर है वो कवर होगा। इसकी PDF आपको चाहिए तो कहाँ जाना है, निशांत एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, अगर आप सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो या करना चाह रहे हो CBSE असिस्टेंट सेक्रेटरी एडमिन कैडर का, तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस मैं लेकर के आऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।